वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस उसका चैप्टर है यहाँ पे 3 मूवमेंट टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें यहाँ पे जो पार्ट 3 है उसमें हम डायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट क्या आया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला कोर्स देखो तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक कोर्स जो है, ठीक है, उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा, समझाना। तो यहाँ पे जो ये वर्ल्ड वार जो था, ठीक है, उसमें पूरे विश्व में भयंकर विनाश हुआ था। बहुत सारे राष्ट्रों ने उसमें बहुत सारा खर्चा किया था। अमेरिका ने कितना खर्चा किया वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको अंडरलाइन कर लो कि अमेरिका हैड स्पेंड $350 बिलियन, मतलब कि अमेरिका ने 350 अरब डॉलर का खर्चा किया था। दूसरे जो राष्ट्र जो थे उसने भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। कितना खर्चा किया था तो वहाँ पे लिखा हुआ है $1 अरब, ठीक है, जिससे अमेरिका का खर्चा बहुत ज़्यादा था। और मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी संपत्ति का विनाश हो गया। और दूसरा इंग्लैंड जो है उसने 2000 करोड़ की मिलकत जो है उसको खोनी पड़ी। जर्मनी की तो सिर्फ कल्पना ही करनी रही, हम कह सकते हैं ऐसे। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ है उसमें जो युद्ध के उपयोगी जितने भी शस्त्र सरंजाम का जितना भी उपयोग किया गया था उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। मतलब बहुत सारे कंट्री ने इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के क्या बनाए थे, अलग अलग टाइप के वेपन्स बनाए थे, गन्स बनाई थी, टैंक बनाए थे, ठीक है, ऐसे फाइटर प्लेन बनाए थे। फिर जिससे क्या हुआ कि जो ज़िंदगी जीने के लिए जो नीड्स की, जो बेसिक नीड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी तंगी जो है वो देखने को मिली। इसलिए यहाँ पे लिखा है देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ नेसेसरी थिंग्स इन द मार्केट, ठीक है। फिर लोग को जो है इसमें अपना उसका जो जीना जो था, मतलब लाइफ जो थी उसकी वो कैसी हो गई थी, यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वाज शटर्ड, मतलब कि उसका जो आर्थिक जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया था। और रिजल्ट ये आया कि विश्व की अलग अलग कंट्री जो है वो मंदी में धकेले गए, ठीक है, महामंदी आ गई हर जगह पे। जो है जैसे अपने कोरोना अभी चल रहा था, तो जैसी मंदी देखने को मिली वैसे आ गई। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो है मेजर चेंजेस देखने को मिले पॉलिटिक्स के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। फिर आ रहा है कम्युनिज्म इन चाइना, मतलब कि चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना हो गई। रशिया में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो वर्ल्ड वेर इम्प्रेस बाय द रशिया हैड मेड अ फास्ट प्रोग्रेस विथ कम्युनिस्ट मेजर, मतलब कि रशिया में जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 1917 को। उसमें उसका जो डेवलपमेंट हुआ बहुत जल्दी से हुआ था और उसने सभी विश्व के राष्ट्र को उससे इंस्पायर और सरप्राइज भी किया था। चीन भी इसी तरह से उसे क्या हुआ, इंस्पायर हो गया। और उसने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो जापान की जो पावर जो थी वो कैसे हो गई थी, क्षीण हो गई थी, मतलब कि कम हो गई थी यहाँ पे। और इसका डायरेक्टली फ़ायदा उठाया चीन ने क्या किया, डायरेक्टली उसका जो पहले जापान चीन के ऊपर इफ़ेक्टिव था, मतलब कि हावी था, लेकिन फिर चीन ने अपना दबदबा बनाना शुरू किया, ठीक है। और तब कौन था, माओ त्से तुंग, ठीक है, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन ने क्या किया, जो कम्युनिज्म मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। माओ त्से तुंग उसका लीडर था 1949 में, एट द एंड ऑफ द रिवोल्यूशन इन चाइना, मतलब कि एंड में इस माओ त्से तुंग ने इस पक्ष की स्थापना की। हमें इसका नाम याद रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट आ रहा है उसमें द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और रशिया दो अलग अलग महासत्ता में पूरा विश्व जो है उसका बंटवारा हो गया। उसके बाद युद्ध जब चल रहा था तब तो दोनों राष्ट्र, मतलब दोनों कंट्री फ्रेंड थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वार के बाद दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुए। और डिफरेंस क्रिएट हुए इसलिए एक कंट्री था जो हमें पता है डेमोक्रेटिक कंट्री था, वो कौन था, अमेरिका। और दूसरा कंट्री जो था वो कौन सा, रशिया।
वो एक साम्यवादी कंट्री था, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे कम्युनिस्ट रशिया उसको हम बोलते थे। उनका दो अलग अलग ग्रुप सामने आए वर्ल्ड के सामने, और फिर छोटे छोटे जो कंट्री जो थे वो उनके साथ ज्वाइन हो गए। मतलब कि आधे कंट्री जो है वो रशिया के साथ ज्वाइन हुए और आधे कंट्री जो है वो अमेरिका के साथ ज्वाइन हुए। फिर जैसे ही एक दूसरे के यानी कि यहाँ पे एक दूसरे के बीच में यहाँ पे जो इनके जो थिंकिंग जो थी उसी के हिसाब से वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर को अपना कारण देते गए, इसकी वजह से युद्ध हुआ। मतलब कि यहाँ पे ये दोनों कंट्री के साथ जो जुड़ने वाले दूसरे कंट्री जो थे उसमें जो मतभेद जो थे वो सामने दिखाई दे रहे थे, और मतभेद से ये देखने को मिला कि भाई आपकी गलतियाँ हैं। अमेरिका के साथ जितने भी कंट्री थे वो ऐसा बोल रहे थे, यहाँ पे रशिया के साथ जितना कंट्री थे वो भी ऐसा बोल रहे थे कि आपकी गलती है, ठीक है। तो सामने कोल्ड वॉर की कंडीशन जो है वो सामने आई, ठीक है। मतलब युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन सब लोग एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बिजनेस में जो है वो कम कर रहे थे, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। ऐसे कोल्ड वॉर की जो है कंडीशन जो है, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया था। और ये तो अच्छा हुआ कि बहुत बार तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की जो सिचुएशन जो थी उसको भी जो है वो क्रिएट तो हुई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर आया है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उसका सिंबल मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें देखते हैं आगे क्या होता है। इसको मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ। देखो ये रहा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तब भी जो मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पीस करने के लिए, स्थापना करने के लिए किसकी लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। लेकिन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया। उसके बाद जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो फिर से एक बार सेफ्टी और सलामती के लिए, शांति के लिए फिर से क्या हुआ तो कि फिर यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुई। और वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। उसका कार्यालय मतलब जो उसकी ऑफिस है वो कहाँ पे है? हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर जो है उसका न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे उसका हेडक्वार्टर है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो ये संयुक्त राष्ट्र जो है उसके साथ सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें अमेरिका जो है उसके साथ ज्वाइन हुआ था और उसी डायरेक्शन में वो प्रयत्न कर रहा था कि मानव को स्वतंत्रता मिले, शांति मिले, सलामती मिले। और अमेरिका के जब प्रमुख कौन थे? रूजवेल्ट थे, ठीक है, जो अमेरिकन कांग्रेस पार्टी से वो बिलोंग करते थे। उसने हमें क्या संदेशा दिया वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे उसने 4 फ्रीडम की बातें की थी, 4 फ्रीडम की उसने बातें जो की थी वो हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो पहला उसमें क्या था? पहले उसमें बात उसने की थी फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड थॉट, दूसरी थी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और तीसरा था इकोनॉमिक फ्रीडम, और फोर्थ था राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर। मतलब कि विचार और वाणी का जो हम बोल रहे हैं उसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और भय में से मुक्ति भी होनी चाहिए। ऐसे अधिकार हमें मिलने चाहिए। उसके बाद जो ये राष्ट्रपति जो उसके थे रूजवेल्ट, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे चर्चिल, उसने अटलांटिक महासागर के ऊपर एक जहाज़ के ऊपर बैठ के 8 बातें जो थी, मतलब टोटल 8 जो मेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट एक किया था, ठीक है। अटलांटिक एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। उसमें तो उसी में क्या है कि 8 बातों का उसमें एक लेटर किया गया था। उसी में ये बात बताई गई थी कि राष्ट्र के स्वातंत्र्य और सार्वभौमत्व के लिए, शांति, सलामती, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए निशस्त्रीकरण हम करेंगे। क्या करेंगे? मतलब कि अब शस्त्र को टालना पड़ेगा, डिसआर्मामेंट की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चीन के भी जो विदेश प्रधान जो थे, ठीक है, वो भी उसके मतलब फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो इसमें आए
और वो कहाँ पे मिले, तो विश्व शांति के लिए मॉस्को के अंदर जो है मीटिंग हुई थी, उसमें मिले 1943 अक्टूबर। और उसमें वो जो डिस्कशन हुई थी वो डिक्लेरेशन किसके रूप में फेमस हुई, मॉस्को डिक्लेरेशन के रूप में फेमस हुई। 1943 नवंबर में वहाँ पे ताहिरान कंट्री के मतलब कि ताहिरान के अंदर 3 बार जो यहाँ पे परिषद हुई थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 3 super power held in the conference in Tehran. The representative of the 50 nation prepared the agreement of the United Nations Washington on the October 24, 1945. मतलब कि उसमें क्या हुआ था, जो ताहिरान में जो मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन के अंदर, 50 कंट्री ने के जो प्रतिनिधि जो थे उसने ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ज्वाइन करने की बात की। वो ज्वाइन हो गए, मतलब उस ग्रुप में भारत भी उसमें ज्वाइन हो गया। और फिर 24 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट होने लगा और ये विश्व भर में ये डे फेमस हो गया। अभी उसमें कितने टोटल कंट्री है, तो 193 कंट्री उसमें अभी मेंबर जो यूनाइटेड नेशन के है, वो हमें बात यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ये इसकी मीटिंग सबसे पहले जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो कि अमेरिका, रशिया, चीन के पहले फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पहले उसमें मिले थे। उसके बाद दूसरे कंट्री के लोग मिले थे, वो वॉशिंगटन में मिले थे। ठीक है, फिर 1945 में 24 अक्टूबर में उसका डिक्लेरेशन हुआ और यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। उसके बाद क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसके अंग कौन कौन से है, तो उसके टोटल यहाँ पे 6 ऑर्गन हैं। पहला ऑर्गन उसका कौन सा है, तो कि जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस एंड लास्ट वाला है उसमें सेक्रेटेरिएट। ठीक है, मतलब कि सचिवालय हम जैसे बोलते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल उसके 6 टोटल उसके ऑर्गन है। उसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो है, मतलब 5th नंबर का ऑर्गन जो है वो कहाँ पे आया हुआ है, तो कि नीदरलैंड के हैग सिटी के अंदर वो आया हुआ है। वो हमें ये बात याद रखनी है। फिर बाकी जो इतनी भी यहाँ पे कचहरी जो है उसकी मतलब ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। अब उसका जो ये यूनाइटेड नेशन उसके एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो कैसे काम करती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके तो पहले जनरल असेंबली जो है, यहाँ पे उसका फ़ोटो भी दिया हुआ है कि जनरल असेंबली का हॉल कैसा होता है सभी कंट्री का। ठीक है, सभी कंट्री के लोग यहाँ पे बैठते हैं और ये बातें करते हैं। तो जनरल असेंबली जो है मतलब कि जो उसकी जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वैसे ही ये सामान्य सभा जो है वो ये सबसे बड़ा उसका ऑर्गन है। और उसमें सभी जितने भी नेशन उसमें जुड़े हुए हैं उसके प्रतिनिधि वहाँ पे बैठते हैं। और हर एक राष्ट्र जो है उसमें टोटल कितने लिखा है रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। लेकिन जब इलेक्शन होता है तब सिर्फ एक कंट्री का एक ही वोट काउंट होता है, ये बात भी हमें याद रखनी है। और दूसरा उसमें फर्स्ट करके लिखा है कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब हो कोई भी उसके रिलेटेड बातें होती है कि कोई भी कंट्री के बीच में कुछ वर्ल्ड युद्ध हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसमें एडवाइस की ज़रूरत है या तो कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो है उसमें रिकमेंडेशन दे सकता है। अब दूसरा जो नीचे यहाँ पे 2 करके लिखा है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 2 में क्या बताया, तो जो ये महामंत्री जो होते हैं वहाँ पे मतलब कि बजट जो है वो उसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। और वहाँ पे उसका डिक्लेयर करने के बाद वो मंजूर भी होता है, उसके लिए कितना खर्च हो जो है हर मतलब कि कितना यहाँ पे बजट डिक्लेरेशन होने के बाद उनको कितना एलोकेट्स करना है, एक्सपेंस कितना एलोकेट करना है, वो भी वहाँ पे बताया जाता है। थर्ड पॉइंट ये था उसमें कि इट अटेम्प्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन, ह्यूमन राइट्स, disarmament and other international matters
मतलब कि जो आर्थिक विकास में है, मानव अधिकार है, निःशस्त्रीकरण है, या तो फिर जितने अंतर्राष्ट्रीय जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का वहाँ पे हल प्राप्त किया जाता है इसमें। और फोर्थ वाला पॉइंट जो था उसमें लिखा है कि डिसीजन आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी इन जनरल मैटर्स। डिसीजन जो है वो यहाँ पे 2/3 के हिसाब से जो है उसके जितने भी मेंबर्स है उसके बहुमति के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं, मतलब सेकंड वाला सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें क्या होता है, तो जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मतलब जो ये यूनाइटेड नेशन जो है, ये भी दूसरा उसका इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। उसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चीन, ये 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर है। और उसमें 10 जो बाकी के कंट्री है वो परमानेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट इनका काम क्या है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति बनी रहे और शांति और सलामती के लिए उनको काम भी करना है। किसी भी कंट्री के बीच में जो कुछ झगड़ा होता है या तो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें बीच में पीसफुली उसमें साथ दे के जो है मध्यस्थी बनकर उनका हल निकालने की कोशिश करनी है। और मानो कि उसमें वोटिंग पॉजिटिव नहीं होती है तो फिर डिसीजन नहीं लिया जाता है, मानो कि उसमें मेजोरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अब हमें इसमें जो टॉपिक समझना है वो है वीटो पावर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर वो परमानेंट मेंबर है, और बाकी जो इतने भी कंट्री है उसको 2 साल के लिए जो है वो जनरल असेंबली के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पे 5 ये मेन कंट्री जो है मतलब काउंसिल जो है ये वो उसका पावर का पूरा इस्तेमाल करती है और इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी बना के रखती है। ये प्रॉब्लम जितनी आती है जैसे कि पीसफुली सोल्व करने में हेल्प करती है उसके मेंबर कंट्री को। और दूसरी बात यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो ये 5 कंट्री में से अगर एक कंट्री भी मना करता है तो वो डिसीजन जो है वो लिया नहीं जाता है, ठीक है। इसमें ये 5 मेंबर का होना ज़रूरी है, उनका वोट होना ज़रूरी है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है वीटो या तो राइट टू डेनिंग, ठीक है। रशिया ने सबसे ज़्यादा जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया हुआ है, वो बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट जो है पार्ट 4 में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे वीडियो में जो है पूरा करता हूँ, तब तक रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।